हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। हम कर रहे हैं डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसे आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 से। अ पॉइंट ऑफ किंग इन किंग डिमांड कर्व इंडिकेट। किंग डिमांड कर्व में जो किंग होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन 1 हमें दे रखा है प्राइस रिजिडिटी, ऑप्शन 2 हमें दे रखा है क्वांटिटी रिजिडिटी, थर्ड हमें दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्थ हमें दे रखा है क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। आंसर को जानने से पहले हम जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में बनता है किंग डिमांड कर्व, है ना, और वो क्या शो करता है कि फर्म जो है वो फेस करती है डिमांड कर्व विद अ किंग एट अ प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल है उस पे कर्व इज मोर इलास्टिक अबव द किंग एंड लेस इलास्टिक बिलो द किंग। अब किंग जो है वो किस शेप में बनता है? ऐसे शेप में बनता है ना। और क्या कहता है, अगर अब ये है किंग डिमांड कर्व, अगर अबव द किंग है तो मोर इलास्टिक और बिलो द किंग है तो क्या शो करता है? लेस इलास्टिक। दिस मीन्स दैट द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुए तो उसके रिस्पॉन्स में, प्राइस डिक्रीज में कम रिस्पॉन्स आएगा। सो किंग डिमांड कर्व कौन से फैक्टर्स की वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं प्राइस और क्वांटिटी को, एक कार्टेल फॉर्म होती है ना। सो ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल। जो रिग्रेशन मॉडल होता है, जिसके बारे में मैं काफी बार अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसका कोफिशिएंट क्या बताता है? फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सही बात है, बिल्कुल प्रोपोर्शन बताता है टोटल वेरिएशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितने हैं। सेकेंड है, इट कैन बी यूज टू डिराइव द एस्टिमेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ y दैट इज एक्सप्लेन बाय रैंडम फैक्टर। सही है, बिल्कुल वैल्यू ऑफ y जो एक रैंडम फैक्टर के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गलत। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कोई डायरेक्ट इंटर रिलेशन शो नहीं करता। नेक्स्ट है, इट एक्सप्लेन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल गलत। दोनों ही हमारे ऑप्शन से फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ज़्यादा नहीं दी क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में इसके बारे में कर चुके हैं। अब चाहो तो डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो, सारे लिंक मेंशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इनपुट कोफिशिएंट एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इंटरप्रेटेड एज इनपुट रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ फाइनल डिमांड। इनपुट यहाँ पे शो किया गया है इस आइटम से और फाइनल डिमांड शो की गई है ए टर्म से। अगर अब हमें इनपुट को तो डायरेक्टली दिखाना है और फाइनल डिमांड को इनडायरेक्टली दिखाना है, मैट्रिसेस में कैसे दिखेंगे? अब बताओ, किसी चीज को इनडायरेक्ट दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है, तो कैसे दिखाते हो? या तो डायरेक्ट बोल देंगे ए की पावर होगी -1, नहीं तो हम क्या शो कर देंगे 1/a। यही दो तरीके हैं। अब यहाँ पे कौन सी पावर -1 है? वो सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट। ये होते हैं क्वेश्चन करने के तरीके, बहुत ध्यान से देखो और समझो कि कौन सा ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर द ईयर 10-11 हैज बीन प्लेस्ड एट। टोटल प्रोडक्शन टारगेट कितना रखा गया था? इंडिया ने अचीव किया 241 मिलियन टन फूड ग्रेन 2010-11 में, तो इससे थोड़ा आसपास ही रखा गया था। तो आंसर है हमारा 244 मिलियन टन हमारा रखा गया था। ठीक है, नेट के इकोनॉमिक्स के हिसाब से यही आंसर है जो इन्होंने आंसर की हमारे साथ शेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इंडिकेट द ईयर इन विच नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 2007 में। अकॉर्डिंगली अ सेंट्रली प्लान्ड स्पॉन्सर स्कीम नेशनली फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च हुआ अक्टूबर 2007 में। मिशन ने मेट किया विद एन ओवरवेलमिंग सक्सेस एंड अचीव्ड द टारगेट एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इसके साथ साथ मैं ये बता देती हूँ कि मिशन ने ये टारगेट अचीव किए किसके? पल्सेस के, राइस के और व्हीट के। सो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 2007 एंड 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर पे उधार के क्या क्या सोर्सेस हैं? कमर्शियल बैंक देता है, बिल्कुल देता है।
मनी लेंडर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आरआरबीज बने रीजनल रूरल बैंक्स जो लोन देते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्मॉल SIDBI है ना, वो किसके लिए, स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए, ना कि एग्रीकल्चर के लिए। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, लो प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू। अगर प्रोडक्टिविटी कम है एग्रीकल्चर में तो किसकी वजह से है, क्या कारण है? फर्स्ट है हमारा पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, एंड थर्ड है हमारा एब्सेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सारे ही ऑप्शन सही है। इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, हैविली हम डिपेंड करते हैं मॉनसून पे जो हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर है, और न्यू टेक्नोलॉजी भी बहुत दूर दूर है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं। मैंने इस पे क्रॉस इसलिए लगाया कि ये नहीं होने चाहिए। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ फूड सब्सिडी वाज हाईएस्ट इन द ईयर। फूड सब्सिडी का क्वांटम हाईएस्ट था कौन से ईयर में? तो डेली क्वांटम ऑफ फूड है अराउंड 200 kg राइस, और IRR के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, सब्सिडी के अकॉर्डिंग जो है 42.220% होना चाहिए। तो ये हुआ था 9-10 में। 9-10 में हुआ था, उसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जो 42.2% है वो हाईएस्ट है अब तक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी एनहेंस्ड बाय। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे एनहेंस्ड हो सकती है? सबसे पहले अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो। नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाए तो, बिल्कुल सही। हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, जो ये प्राइस फिक्स करते हैं, सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होता है फार्मर्स के लिए वो ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। ये तो नहीं कर सकते ना, अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऐसा थोड़ी ना इंडस्ट्री के वर्कर्स एग्रीकल्चर में ले आएंगे, नहीं। सो ऑप्शन 1, 2, 3 क्या है हमारे करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाई पावर्ड मनी कंप्राइज। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। हाई पावर्ड मनी क्या कंसिस्ट करता है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास है, प्लस डिपॉजिट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। ये सब क्या है हमारी हाई पावर्ड मनी। और हाई पावर्ड मनी क्या होती है, टोटल लाइबिलिटी होती है मॉनेटरी अथॉरिटी की, और जो हमारी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी टोटल लाइबिलिटी होती है कि इन सब ने अगर आपके पास सबमिट करवा रखे हैं रुपए तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उनको वापस दोगे। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए हमें दे रखा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व ऑफ बैंक, नहीं, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक का भी तो लेना है हमें। नेक्स्ट है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड, टाइम डिपॉजिट, कैश रिजर्व ऑफ बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक बिल्कुल सही, कैश रिजर्व बैंक बिल्कुल सही, RBI को योर डिपॉजिट है बिल्कुल सही। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट है। ओके, इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Please do support. Thank you so much. Be safe and be healthy.